अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से टर्म हम उसमें यूज करते हैं। तो इससे पहले हमने लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होगी इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हमारे पास सबसे पहली जो टर्म होगी इसमें यूज, इट इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन कोई भी यूजफुल मैसेज होती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, इट इज यूजफुल मैसेज। तो किस शक्ल में हो सकती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, it is in the form of pictures, codes, symbols, commands, data, etc. तो अगर हमारे पास मैसेज है बट यूजफुल मैसेज है तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो किस शक्ल में होगी? वो या तो वर्ड्स के सूरत में होगी, या कोई स्पीच दे रहा हो, या कोई पिक्चर हम सेंड कर रहे हैं, या कुछ कोड्स दे रहे हैं, या कुछ सिंबल्स दे रहे हैं, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, या कमांड्स होते हैं, या डाटा भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम दूसरी टर्म देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी में, तो इट इज सिग्नल। सिग्नल होती क्या है? अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी किस शक्ल में, कोई भी शक्ल होगी इनमें से, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो क्या होता है कि जो सिग्नल होती है, इट इज जब हम इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो असल में सिग्नल होती क्या है? सिग्नल होती है फंक्शन ऑफ टाइम। ये फंक्शन ऑफ टाइम होती है जिसके पास सिंगल यूनिक वैल्यू होता है हर एक टाइम पे, सिंगल यूनिक वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मैं अभी कह रहा हूं, सिंगल कह रहा हूं, यूनिक कह रहा हूं, वैल्यू कह रहा हूं, तो एक टाइम में मैंने सिंगल कहा, दूसरे में मैंने यूनिक कहा, तीसरे में मैंने वैल्यू कहा। तो अगर इसी तरीके से हम इसे समझेंगे कि मैंने कि एक टाइम पे कह रहा हूं सिंगल होगा इसका वैल्यू, यूनिक होगा, और यानी कि ऐसे कह रहा हूं, तो एक टाइम में मैं कह रहा हूं सिंगल, फिर यूनिक, फिर वैल्यू कह रहा हूं। तो इसी के तरीके से कह सकते हैं हम कि सिग्नल होती है फंक्शन ऑफ टाइम, जिसके पास हर एक टाइम में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, हर एक टाइम में मैं क्या कह रहा हूं, अलग अलग बात कह रहा हूं, तो दैट इज सिंगल यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम बनी, उसके पास डिफरेंट वैल्यूज होंगे बट सिंगल वैल्यूज होंगे एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, तो इसे हम कहेंगे सिग्नल। पर हमारे पास अब सिग्नल्स दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि जो हम सिग्नल्स यहां पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होती है एनालॉग सिग्नल और दूसरी होती है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल में हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारी एनालॉग सिग्नल होगी, एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म, यानी कि इसे हम कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है विथ टाइम। यानी कि एनालॉग सिग्नल जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म होती है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूअसली विथ टाइम। टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यानी कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ, यानी कि टाइम को हम कितना भी ब्रेक करें उसमें उसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे साइन वेव, जो साइन वेव होती है या कोसाइन वेव होती है, इट इज एन एनालॉग सिग्नल। तो इस एनालॉग सिग्नल के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इसका एम्पलीट्यूड होता है। नंबर फर्स्ट अगर हम इसके पैरामीटर्स देखेंगे तो इसके पैरामीटर्स में हमें सबसे पहले इसके हम देखेंगे, यानी कि नंबर ए, इसका एम्पलीट्यूड। सिंस ये जो हमारी वेव होती है ये इस तरह की होती है, ये रही इसकी मीन पोजीशन, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है। तो ऐसे अगर हम इसे देखेंगे तो ऐसे हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होती है। तो इसका यहां से अगर हम देखेंगे, यहां इसका एम्पलीट्यूड लिखेंगे और यहां इसका टाइम लिखेंगे, यानी कि एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ या सिंपल टाइम ग्राफ में से डिनोट कर लेंगे। तो हमारे पास होती है इट इज इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म,
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरी इंस्टेंट पे अलग अलग होता है, यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है तो उसे हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। तो इसका सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होती है हाइट ऑफ सिग्नल, यानी कि ये जो हमारी सिग्नल है या वेव है, हाइट ऑफ दिस सिग्नल बट विथ रेस्पेक्ट टू मेन लाइन। जो इसकी मेन लाइन है उस रेस्पेक्ट हमें इसे देखना है कि कितनी हाइट, यानी कि अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये इसकी मेन लाइन है, मेन पोजीशन यानी कि मेन लाइन जो मैंने कही। तो अगर यहां पे इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे तो इट इज हाइट ऑफ द सिग्नल, बट यहां सबसे ज्यादा हाइट होगी यानी कि मैक्सिमम हाइट जो है उसे हम डिनोट करते हैं इसका एम्पलीट्यूड। तो इसे हम डिनोट करते हैं AC। तो क्या होती है कि हाइट ऑफ सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू मेन लाइन, जो मेन लाइन है उस रेस्पेक्ट से इसकी ऊपर कितनी हाइट है या नीचे कितनी हाइट है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तो इसे हम डिनोट करते हैं AC। अगर हमारे पास ये इनपुट सिग्नल होगी वोल्टेज, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये हमने वोल्टेज सिग्नल ली थी, तो वोल्टेज सिग्नल को हम वोल्ट्स में, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हम वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास करंट होगा, ये सिग्नल यानी कि एनालॉग सिग्नल करंट की शक्ल में होगी, तो इसे हम एम्पियर्स में इसका एम्पलीट्यूड डिनोट करेंगे। या अगर हमारे पास पावर सिग्नल होगी तो उसे हम उसका एम्पलीट्यूड जो है उसे हम वाट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल के एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू मेन लाइन कितनी है। तो सबसे मैक्सिमम जो हाइट होती है इसकी वेव की उसे हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसके बाद होता है नंबर 2, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम लिया एक सिग्नल ने, यानी कि अगर हम इसका एक साइकिल देखेंगे यहां से यहां तक एक इसका साइकिल होता है, तो कितना टाइम हुआ, यानी कि इसने कितना टाइम लिया टू कंप्लीट दिस वन साइकिल। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। या किसी भी सिग्नल या किसी भी वेव का टाइम पीरियड होता है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द वन साइकिल। इसके बाद जो होता है C, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/T रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी कि कितने साइकिल्स ये कर रही है बट एक सेकंड में। अगर हमारे पास ये वेव है, मान लो ये हमारी A वेव है और हमारे पास एक दूसरी वेव है एनालॉग वेव, तो उसके साइकिल्स अगर हम देखेंगे तो ऐसे यहां तक इसका एक साइकिल था तो इतना टाइम लिया था। अगर हम यहां देखेंगे तो इस टाइम में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी, यानी कि यहां तक एक साइकिल, यहां से 2, फिर 3, 4, 5, 6, यानी कि 6.5 साइकिल्स ये कंप्लीट कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने साइकिल्स एक वेव कंप्लीट कर रही है एक सेकंड में। तो जितना ज्यादा टाइम लेगी वेव उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम, अगर मान लो ये 1 सेकंड है, यहाँ पे दिस टाइम इज 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, बट एक ही सेकंड में ये वेव कितने साइकिल 6.5, यानी कि मान लो 7 कर रही है। अभी हम कहेंगे कि 7 कर रही है, तो यहाँ पे एक साइकिल होता है 1 सेकंड में, और यहाँ पे एक ही सेकंड में इस वेव के 7 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो जिस वजह से इसकी वेव लेंथ जो होगी लैम्डा वो ज्यादा होगी इसकी, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वेव लेंथ होगी लैम्डा वो बहुत कम होगी, यहां से यहां तक ही, तो लैम्डा इज मिनिमम। तो ये थे पैरामीटर्स, यानी कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो चौथा पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम इस सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल का, वो होता है इसका फेज। तो नंबर 4 इज फेज, D इज फेज। तो फेज होती है पोजीशन ऑफ द सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि कौन सी पोजीशन है वेव की, पोजीशन ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन टाइम इज 0, दैट इज जब टाइम t जो है वो 0 के बराबर है, तो पोजीशन क्या है वेव की, उसे हम कहते हैं उसका फेज। तो फेज को हम डिनोट करते हैं फाइ से, और इसे मेजर करते हैं डिग्रीज में और रेडियंस में। अगर हम यहां देखेंगे, मान लो हम यहां से 2 वेव्स ले रहे हैं, एक वेव ये हुई
तो जब t इज इक्वल टू जीरो, जब t इज इक्वल टू जीरो है तो इसका कोई साइकिल यानी कि ये वहीं से स्टार्ट हुई। मान लो यहां से मैं एक और वेव ड्रा कर रहा हूं ऐसे, तो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो, तो इसने यानी कि हाफ 1/4 यानी कि एक पूरा साइकिल होता है क्रस्ट प्लस टर्म, तो इसने एक क्रस्ट का आधा कंप्लीट किया है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितनी आएगी? 90 डिग्री। अगर इसने एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया है यहां से ही, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ फिर जाके ऐसी वेव बनी, तो इसकी फेज डिफरेंस कितनी आएगी? 180 डिग्री। तो क्या देखना होता है कि पोजीशन ऑफ द वेव व्हेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दो वेव्स का फेज अगर हमें देखना होगा तो हम कहां से देखते हैं कि जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से पहले कहीं इसने कुछ साइकिल तो कंप्लीट नहीं किया, हाफ साइकिल किया है या 1/4 या 3/4 या एक पूरा कंप्लीट साइकिल या 2 साइकिल्स कंप्लीट किए, तो उस वजह से इसकी फेज डिफरेंस हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले मैंने 90 रखी, अब 180 रख ली, अगर हम 3 पाई यानी कि 270 रख लेंगे तो यहां से इसका अगर इतना कंप्लीट हुआ था विथ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, या अगर इसने एक कंप्लीट साइकिल किया था तो 360 डिग्री की फर्क आएगी। तो ये होता है फेज ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसके एम्पलीट्यूड्स ऑफ एनालॉग सिग्नल और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, यानी कि जो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है ये, कि अगर मैं यहां से एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिनोट कर रहा हूं और यहां से इसका टाइम डिनोट कर रहा हूं, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ, या सिंपली हम कह सकते हैं टाइम ग्राफ। हाँ, इसके अलावा अगर हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैं यहां से एक वेव ले रहा हूं तो यहां से इसका एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहा हूं और यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ से हमें क्या मिलता है? मान लो हम यही दो वेव्स लेंगे, तो ये t इज इक्वल टू जब टाइम t था तो ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहां तक, बट अगर हम दूसरी वेव को डिनोट करेंगे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ में, तो वो इसी टाइम में यानी कि कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है? 6 साइकिल्स, यानी कि 6 न्यू एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 1 न्यू। तो ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को, तो इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अगर कोई सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रही है आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहां तक जो टाइम था वो t था, तो इसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अपने आप को रिपीट करने में। अगर यहां से हम दूसरी वेव डालेंगे, अब सेम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम यहां देखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 4 न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये अपने आप को रिपीट कर रही है क्विकली। तो इसे रिपीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसे रिपीट करने में कम टाइम लग रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इस तरह से जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसे ज्यादा टाइम लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। हाँ, जिसे कम टाइम लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, अगर टाइम ज्यादा लगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ये थी एनालॉग सिग्नल्स। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल्स। कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल्स अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल्स क्या होती है? अगर हमारे पास दो सिग्नल्स है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मान लो ये हमारे पास एक सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, यानी कि कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है 1 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है, अगर इसके साथ हम एक और सिग्नल जोड़ देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बट एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा, यानी कि 1 सेकंड में ये बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जो हमें इक्वालिटी में एक नई वेव मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। मान लो ऐसी वेव हमें मिल रही है तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल। ये जो सिग्नल हमें मिली इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स
एनालॉग सिग्नल। तो क्या होती है कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स होंगे ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो उन्हें अगर हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं तो सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो हमें नई सिग्नल मिलेगी वो एक कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल होगी। तो ये थी हमारी कुछ एनालॉग, यानी कि पहले हम बताए कि एनालॉग सिग्नल क्या होती है, एनालॉग सिग्नल के कुछ पैरामीटर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। अब हमने पढ़ ली कि कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिग्नल क्या होती है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 सिग्नल्स होती है वो होती है डिजिटल सिग्नल्स। तो अभी हम टर्मिनोलॉजी में जो दूसरी टर्म थी सिग्नल उसे पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले हमने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर हमने देखा सिग्नल। तो अब हम सिग्नल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो नंबर 2 जो है इट इज डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल पहले ही हमें मालूम है कि जो डिसकंटिन्यूअस होगी या डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस, यानी कि अगर हमारे पास ऐसी वेव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस अगेन जीरो, दैट इज 1 in the form of zeros, 1 0, that is the signal like this. तो ये 0, this is 1 0 1 and again this is 0। तो अब जो डिजिटल सिग्नल होती है ये डिस्क्रीट होती है या हम इसे डिसकंटिन्यूअस सिग्नल कह सकते हैं। तो ऐसी सिग्नल जो इस शक्ल में हो, जो डिसकंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो इस डिजिटल सिग्नल में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। तो 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, या हम कह सकते हैं 0 वोल्टेज, और इसका मतलब होता है हाई वोल्टेज। या इसे हम कहते हैं ऑफ, इसे हम कहते हैं ऑन, या इसे हम कहते हैं ट्रू, इसे हम कहते हैं फॉल्स। तो ऐसे हम डिफरेंट नाम देते हैं इसे। तो कोई भी सिग्नल जो इन बाइनरी नंबर्स में होगी, दैट इज डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। बट हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं 0 और 1, 0 एंड 1, तो इन्हें हम कहते हैं बिट्स। इन डिजिटल कम्युनिकेशन इनका नाम देते हैं हम बिट्स। अगर हम बिट्स को कंबाइन करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे बिट्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड बाइट, उसे हम कहते हैं बाइट। तो इस डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल सिग्नल में क्या होगा कि हमारे पास बिट्स होते हैं, उन बिट्स को हम कंबाइन करते हैं, हमें एक बाइट मिलती है। अगर हम दो बिट्स को कंबाइन करेंगे, तो अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को, तो उसे हम कहते हैं बाइट। अगर हम दो बिट्स को मिलाएंगे, यानी कि हमारे पास दो बिट्स है, 2 बिट्स, तो उसको हम कहेंगे बाइट। तो उसमें हम अगर देखेंगे कि कितने कोड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसे हम मिला सकते हैं 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। तो हमारे पास कोड कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगी? 4 कोड कॉम्बिनेशंस, 4 कोड कॉम्बिनेशंस। यानी कि अगर हमारे पास एक बाइट है 2 बिट्स की, तो हमारे पास 4 कोड कॉम्बिनेशंस होती है। तो कैसे हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कि कितनी कोड कॉम्बिनेशंस बनती है, m इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कितनी कोड कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। तो x क्या होता है? x होता है नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स है इन ए बाइट। जो हमारे पास बाइट है उसमें कितने बिट्स है। अगर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या 8 बिट्स है, यानी कि हमारे पास 8 बिट्स है, तो उससे कितनी कोड कॉम्बिनेशंस बन सकती है। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8 विच इज 256। तो इतनी कोड कॉम्बिनेशंस हमें मिलती है, यानी कि n इज इक्वल टू 256 कोड कॉम्बिनेशंस मिलती है अगर हमारे पास एक बाइट होगी जिसमें 8 बिट्स होंगे। अगर हमारे पास मान लो 3 बिट्स है, 3 बिट्स की एक बाइट है, तो कितने मिलेंगे? n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 कोड कॉम्बिनेशंस मिलेंगी, यानी कि जैसे 0 0 0, ऐसे ही 0 0 1 0 1 1, ऐसे ही 1 0 0 1 0 1
111। ऐसे अगर हम देखेंगे तो 8 कोड कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। तो ये होती है कोड कॉम्बिनेशंस। कितनी होंगी? जितने हमारे पास बिट्स होंगी। तो एक बाइट में जितने बिट्स होंगी उतने ज्यादा कोड कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे बिट इंटरवल, यानी कि बिट इंटरवल क्या होता है? तो बिट इंटरवल होता है टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगेगा एक बिट को कंप्लीट करने में। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बिट, यानी कि जो हमारे पास 0 होगा या 1 होगा तो उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं बिट इंटरवल। इसके बाद होता है बिट रेट। तो बिट रेट होती है कि कितनी, यानी कि नंबर ऑफ बिट इंटरवल्स। कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो जैसे हमारे पास एनालॉग में क्या थी? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम उस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं बिट रेट, यानी कि कितने बिट इंटरवल्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितने बिट इंटरवल्स कंप्लीट होंगे उतनी ज्यादा बिट रेट होती है। तो बिट रेट को हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड, दैट इज बीपीएस, यानी कि बिट्स पर सेकंड। तो ये थी नंबर 2, यानी कि पहले हमने एनालॉग सिग्नल देखी, फिर हमने डिजिटल सिग्नल देखी। अब इसके बाद जो तीसरी टर्म हम पढ़ेंगे किसमें? बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो होती है एनकोडिंग। तो नंबर 4 टर्म इज एनकोडिंग, यानी कि एनकोडिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना इन एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग। हमारे पास होती है एनकोडिंग में, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करना है सिग्नल में, यानी कि उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन होगी तो कैसे हम देखेंगे? अगर हमारे पास इसके 4 टाइप्स होते हैं एनालॉग तो एनालॉग। मान लो मेरी जो एनालॉग सिग्नल दैट इज इंफॉर्मेशन जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, और जो मैं इसे सिग्नल में कन्वर्ट कर लूंगा अगर वो भी एनालॉग ही हुई, यानी कि इंफॉर्मेशन भी एनालॉग में ही है और उसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, दैट इज सिग्नल भी मेरी एनालॉग ही है, यानी कि जैसे डिजिटल थी या एनालॉग थी। अगर इंफॉर्मेशन भी एनालॉग में हो और जो सिग्नल है वो भी एनालॉग हो तो उसे हम कहते हैं एनालॉग टू एनालॉग एनकोडिंग। या ऐसे ही हो सकता है कि एनालॉग ही हो हमारे पास इंफॉर्मेशन, बट उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डिजिटल में। तो क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो किस शक्ल में है? एनालॉग शक्ल में, बट मुझे आउटपुट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज सिग्नल जो होनी चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं हमने एनालॉग को एनालॉग में कन्वर्ट किया, यानी कि इंफॉर्मेशन एनालॉग, सिग्नल भी एनालॉग। इंफॉर्मेशन थी एनालॉग में बट सिग्नल जो है उसे हमें कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं डिजिटल टू एनालॉग। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी डिजिटल, बट जो हमें सिग्नल चाहिए थी वो होनी चाहिए एनालॉग की शक्ल में। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं डिजिटल टू डिजिटल, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी एनालॉग डिजिटल शक्ल में है और जो आउटपुट चाहिए सिग्नल वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल ही होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये होती है एनकोडिंग, यानी कि एनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें या इंफॉर्मेशन और सिग्नल के दरमियान, यानी कि इंफॉर्मेशन किस शक्ल में होगी और सिग्नल हमें किस शक्ल में चाहिए, या वाइस वर्सा भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी सिग्नल होगी या इंफॉर्मेशन ऐसी होगी। तो अगर हमारे पास एक सिग्नल होगी, यानी कि मान लो मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल है, कैसे मैं इसे एक डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन कर सकता हूं? तो सबसे पहले इसमें क्या करनी पड़ती है? हमें सैंपलिंग, और जो दूसरी प्रोसेस होती है इट इज क्वांटाइजेशन, क्योंकि जो हमारी डिजिटल सिग्नल होती है, जो हमारी सिग्नल थी वो थी एनालॉग शक्ल में, बट मुझे चाहिए इसे एक डिजिटल सिग्नल। तो क्वांटाइजेशन इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा,
यानी कि जो हमारे पास ये सिग्नल है इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो ऐसे हमें एक डिजिटल सिग्नल मिलती है। यानी कि इस कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट बनाना पड़ता है, तब जाके ड्यू टू दिस क्वांटाइजेशन हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे अब नंबर 4 जो टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज करेंगे, इट इज बैंड विड्थ। नंबर 4 होती है बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ क्या होती है? सिर्फ हमारे पास सिग्नल्स होती है, तो सिग्नल्स का एक अपना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि जो हमारे पास सिग्नल होगी उसके पास अपनी कुछ हायर फ्रीक्वेंसी होगी और उसके पास अपनी कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो हमारे पास इट इज 1 साइकिल जो इसकी है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है और जो है हायर फ्रीक्वेंसी इट इज 100 न्यू। यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी इनके दरमियान यानी कि एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा। इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की अगर हमें बैंड विड्थ देखनी होगी तो बैंड विड्थ होती है जो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम। यानी कि किसी भी सिग्नल, यानी कि हम यहां 2 टाइप्स के बैंड विड्थ पढ़ेंगे। एक तो बैंड विड्थ होगी अपनी सिग्नल्स की, यानी कि सिग्नल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होती है। उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की अगर हम विड्थ देखेंगे, मान लो हमारे पास एक ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। यहां पे हमने लिए फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऐसी, तो ये रही इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और ये रही इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस ऑफ दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बैंड विड्थ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमने यहां से बनाया उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसे हम इसकी बैंड विड्थ कहते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही हम अगर बैंड विड्थ देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम की, यानी कि जो हमारे लिंक होंगी या चैनल होगी, तो वो भी क्या इसका मतलब क्या है कि जो आयर है वो सारे फ्रीक्वेंसीज को तो अपने पास से अंदर से पास नहीं होने देगा, या हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स होंगी या कोएक्सियल केबल्स होंगी, तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है। तो इस तरह से हमें मिलती है 2, यानी कि बैंड विड्थ होती है अपनी सिग्नल्स की और बैंड विड्थ होती है अपनी मीडियम की। तो क्या कहा हमने कि बैंड विड्थ जो होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंस आएगी हमें वो होती है बैंड विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम या बैंड विड्थ ऑफ द चैनल। अब हम यहाँ बैंड विड्थ बहुत सारे सिग्नल्स की और बहुत सारे चैनल्स की लिख के रखेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो यहां से हमने देखा कि बैंड विड्थ होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ ग्राफ देखेंगे तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी यानी कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये हमें एक बैंड मिलता है, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इनके दरमियान कितनी डिफरेंस होती है। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले स्पीच, यहाँ जो वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यानी कि कहां से उसके वेव्स कितने साइकिल्स वो 1 सेकंड में बनाती है, मैक्सिमम कितने बनाती है और मिनिमम कितने बनाती है। तो उसकी बैंड विड्थ होती है स्पीच की 3100 माइनस 300 दैट इज 2800। तो ये होती है इसकी बैंड विड्थ, यानी कि जो हमारा स्पीच है या जो हमारी वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2800 हर्ट्ज की। या इसके बाद अगर हम देखेंगे म्यूजिक या जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स होती है, सिंस फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंजेस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज माइनस कितने जो सब लोएस्ट होती है वो होती है 20 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बैंड विड्थ कितनी होगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दैट इज 9199980 हर्ट्ज, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इसकी बैंड विड्थ कितनी है 20 किलो हर्ट्ज। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 2 तरह की होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग।
तो फॉर एम्पलीट्यूड की यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितनी होनी चाहिए, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है 550, तो हाईएस्ट होती है 1600 किलो हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ कितनी होगी है 1600 माइनस 550। अगर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ही हम देख लेंगे बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो उसकी होती है लोएस्ट कितनी 88 मेगा हर्ट्ज, बट मैक्सिमम होती है 108 मेगा हर्ट्ज यानी कि 108 मेगा हर्ट्ज। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमें मिलेगी बैंडविड्थ ऑफ द एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा होता है टीवी, यानी कि जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होती है जो हमारी बैंडविड्थ होती है इट इज 6 मेगा हर्ट्ज। तो इसमें कितने, यानी कि टीवी में हमें मालूम है हमारे पास पिक्चर्स भी होती है और हमारे पास वॉइस भी होती है। तो पिक्चर्स के लिए कितनी खुद की होती है, इट इज 4 मेगा हर्ट्ज, और जो बाकी 2 हर्ट्ज बचते हैं वो वॉइस के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे अपने सेल फोन की, तो वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, वो 840 से 935 मेगा हर्ट्ज में ही काम करते हैं, यानी कि उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 935 और लोवेस्ट होगी 840। इसी तरह से अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखेंगे, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कितनी होती है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 3.7 टू 4.2 गीगा हर्ट्ज, बट ये होती है लोअर स्ट्रीमिंग के लिए, और 5.9 टू 6.4 गीगा हर्ट्ज ये होती है अप स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि इसमें 2 कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। तो ये थी हमारी 6 कम्युनिकेशन जब हमने अपनी बैंडविड्थ देख ली। अब जो नंबर 7 हम पढ़ेंगे, तो बैंडविड्थ ऑफ ए डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है, तो ये थी हमारी 6। इसके अलावा जो नंबर 7 है इट इज बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स की अगर हम बैंडविड्थ देख लेंगे तो वो थर्टिकली इनफाइनाइट होती है, यानी कि थर्टिकली जो उनकी बैंडविड्थ होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो डिजिटल सिग्नल के लिए इनफाइनाइट होती है। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पल्स होंगे, मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या हम स्क्वायर पल्स कहेंगे, कोई भी लो, रेक्टेंगुलर या हम कह सकते हैं स्क्वायर पल्स, तो इसे हम एक डिजिटल सिग्नल से डिनोट करते हैं। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिग्नल होगी जो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स, यानी कि ये इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स की कॉम्बिनेशन होती है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे हम, जो हमारी डिजिटल सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इसे कंसिडर कर सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स। बट इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पास इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स होती है ये फंडामेंटल, जो ये होते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। तो जिस वजह से इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है। फिर से कहूंगा डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट थर्टिकली। क्यों, अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पल्स को लेंगे और उसे डिनोट करेंगे एज ए डिजिटल सिग्नल, तो ये डिजिटल सिग्नल होती है असल में कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स। तो उन इनफाइनाइट साइनोसाइडल वेव्स में होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, जब वो कंबाइंड होती है तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है दैट इज इनफाइनाइट होती है। तो इस वजह से इसकी जो बैंडविड्थ होती है लोएस्ट और हाईएस्ट वो इनफाइनाइट बनती है। तो ये थी बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन यानी कि मान लो हमने किसी ट्रांसमीटर से साउंड तो जनरेट किया, अब जो इस मीडियम में हम इसे प्लॉट कर रहे हैं, यानी कि जिस मीडियम में हम इसे भेज रहे हैं, तो उस मीडियम की जो अपनी कुछ रेंज होगी, यानी कि वो किस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से पास होने देगा और किन फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो अगर हम देखेंगे बैंडविड्थ ऑफ मीडियम,
क्योंकि या हम कह सकते हैं चैनल या कह सकते हैं लिंक। तो उनकी बैंडविड्थ अगर हम देखेंगे यानी कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा, क्योंकि वो सारे वेव्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो अगर हम नंबर फर्स्ट देखेंगे कोएक्सियल केबल्स, तो कोएक्सियल केबल्स जो होती है वो किन फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर से पास होने देती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी बिलो 18 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 18 गीगाहर्ट्ज से जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि जो भी हमारे पास ट्रांसमीटर होगा उससे हमने सिग्नल जनरेट किए, तो कोएक्सियल केबल्स उन फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 18 गीगाहर्ट्ज से कम, तो उनको ये पास होने देगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स की, नंबर 2 ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है सुटेबल फॉर माइक्रोवेव्स एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स के लिए, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी रेंज जो कवर करती है वो 1 टेराहर्ट्ज से होती है, टेराहर्ट्ज तो 1000 टेराहर्ट्ज, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती हो, यानी कि 1 टेराहर्ट्ज से कहां तक 1000 टेराहर्ट्ज, तो वो वेव्स इसमें से यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स में से पास होंगी। तो अगर हम देखेंगे माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स, तो इनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में हमें मिलती है, तो इस वजह से ये सूटेबल बनते हैं। तो अगर हम इसकी बैंडविड्थ देखेंगे तो बैंडविड्थ इसकी है, यानी कि बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ होती है इनकी 10⁻11 हर्ट्ज। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 जो है मीडियम, इट इज फ्री स्पेस, यानी कि जो फ्री स्पेस है उसकी अपनी बैंडविड्थ देखना। तो सिर्फ हमें मालूम है कि फ्री स्पेस जो है, फ्री स्पेस में हम बहुत सारे, इट इज बेस्ट, किसके लिए बेस्ट होती है, चाहे हम रेडियो सिग्नल्स देखेंगे तो वो भी इसमें से पास होती है, टीवी सिग्नल्स को देख लो वो भी इसमें पास होती है, हमारे अपने मोबाइल फोन्स की जो फ्रीक्वेंसी आती है, मोबाइल फोन्स वो भी इसी रेंज में आती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे सैटेलाइट फोन्स, यानी कि सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, सैटेलाइट फोन कम्युनिकेशन, वो भी फ्री स्पेस में से ही होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देख लेंगे हम इसकी, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 580 किलोहर्ट्ज, 580 किलोहर्ट्ज तो कहां तक होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 गीगाहर्ट्ज। तो ये होती है, यानी कि जो हमने कहा कि बैंडविड्थ ऑफ मीडियम्स। तो सबसे पहले कोएक्सियल केबल्स उन फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 18 गीगाहर्ट्ज से कम। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट को, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज किसमें आती है, बैंडविड्थ जो होती है 10⁻11 हर्ट्ज, पर जो फ्री स्पेस होती है इसकी रेंज होती है 580 किलोहर्ट्ज टू 6.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें ये सारे फ्रीक्वेंसीज आते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्री स्पेस में पास होंगी, टीवी सिग्नल्स होंगी, वो भी मोबाइल फोन या सैटेलाइट फोन जो जिससे हम वो बात करते हैं, तो वो किस में आते हैं, यानी कि इस रेंज में उनकी फ्रीक्वेंसी आती है। तो दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स एंड बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।